So alpha raised to 7 and beta raised to 19 are nothing but omega and omega square only. तो इसका मतलब है अल्फा रेस टू 7 एंड बीटा रेस टू 19 वाली इक्वेशन क्या होगी? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर वाली इक्वेशन. तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वाली इक्वेशन तो ऑलरेडी पता ही है. तो आंसर वही है, सेम. ओके. क्वेश्चन 2, इफ आर्गुमेंट ऑफ z1 by z2 इज 0, तो इसको अपन ये लिख सकते हैं, है ना? आर्गुमेंट ऑफ z1 इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ z2. प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट क्या सजेस्ट करता है? आर्गुमेंट ऑफ लॉग, जैसे मैंने बताया था कि इट बिहेव्स लाइक लॉग. तो ये 0, इसका मतलब है आर्गुमेंट z1 इज इक्वल्स टू आर्गुमेंट z2. डू यू अंडरस्टैंड बच्चों? इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? एक तो अपन इसको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली सोच सकते हैं, और ज्योमेट्रिकली नहीं सोचना है तो कोई बात नहीं, एल्जेब्रिकली भी सोच सकते हैं. तो देखो अपन ये कर लें क्या, लेट z1 बी r1 e raised to iota थीटा. अगर ये दोनों के आर्ग्यूमेंट सेम है तो दोनों के आर्ग्यूमेंट में थीटा ले लेता हूँ. तो एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन एज r e raised to iota थीटा. z2 क्या बन जाएगा बच्चों? z2 विल बी r2 e raised to iota. इसका इंक्लिनेशन भी सेम है ऐसे. और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि z1 plus z2 is same as mod of z1 plus z2 is same as. तो z1 और z2 को ये रखो, तो कितने बच्चों को ये दिख रहा है, जल्दी बताओ, है ना? e raised to iota थीटा कॉमन आ जाएगा. कितने बच्चों को दिख रहा है कि r1 plus r2 का मॉड इनटू e raised to iota थीटा का मॉड. बट e raised to iota थीटा का मॉड क्या होता है? 1. तो वी आर लेफ्ट विथ r1 plus r2. बट r1 को टेक्निकली आई कैन राइट इट एज मॉड ऑफ z1, r2 का आई कैन राइट इट एज मॉड ऑफ z2. तो z1 plus z2 का मॉड इज एज गुड एज mod z1 plus mod z2. समझा? I think this is Sir, easy. I did by slightly different method. Sure, tell me, बोलो. Sir, I took Z1 as R says like capital R says alpha and Z2 as small r says beta. तो argument of Z1 by Z2 0 है. तो Z1 by Z2 is equal to capital R by small r into says alpha minus beta. तो हाँ, alpha minus beta will be equal to 0. हाँ, तो वही alpha बात हो equal गई. to beta आया और उसके बाद यही है सही. वही तो बात तो काइंड ऑफ वही हो गया. इट इज ऑलमोस्ट Okay, द sir. सेम थिंग. वही ना, अपन ने यही कंक्लूड कर लिया था ना, Okay, sir. है ना? तो सही है, परफेक्ट है. चलो ऐसे देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आर्ग्यूमेंट ऑफ, बट उसी चीज को यू कुड हैव कंक्लूडेड ज्यादा जल्दी. मतलब देखना आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी से क्या मिल रहा है. आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 हाँ, yes, माइनस sir. आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इज पाई. तो इसका मतलब है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इज बेसिकली आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस पाई प्लस आर्ग्यूमेंट z2. तो ऐसे सोचो, अगर मैं z को ले लेता हूं r1 e raised to iota थीटा, सॉरी z2 को अगर ये ले लेता हूं, तो z1 क्या बन जाएगा? r1 e raised to पाई प्लस थीटा, है ना? क्योंकि इसका आर्ग्यूमेंट पाई प्लस टाइम्स है. बट इसमें एक छोटा सा अपन को एडिटिंग करना पड़ेगा. तो z1 को देखो क्या लिखोगे? r1 e raised to iota थीटा into e raised to iota पाई, है ना? z1 को, और e raised to iota पाई की वैल्यू रख दो क्योंकि इट्स अ कांस्टेंट. e raised to iota पाई इज एज गुड एज सिस पाई. सिस पाई इज एज गुड एज -1, है ना? सिस पाई इज एज गुड एज -1. तो अगर z2 ये है तो क्वेश्चन के हिसाब से z1 ये हो जाएगा. तो अब उसने पूछा है रिपीट द क्वेश्चन इफ दिस इज द केस. तो z1 प्लस z2 क्या बन जाएगा बच्चों? z1 प्लस z2. तो z1 की जगह रख दो माइनस r1 e raised to iota थीटा, और इसकी जगह रख दो प्लस r2 e raised to iota थीटा. तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस कैन बी रिटन एज r2 माइनस z1 का मॉडुलस इनटू e raised to iota थीटा का मॉडुलस. बट e raised to iota थीटा का मॉडुलस विल ऑलवेज बी 1. तो इसको मैं लिख सकता हूँ r2 मतलब दिस और r1 मतलब दिस. तो mod of z2 माइनस mod of z1. तो दिस विल गिव यू विच ऑप्शन? पहले वाले का ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन सी आया था, और फर्स्ट इस का वाले का थर्ड, ऑप्शन, सेकंड का सेकंड. हाँ. अब देखो इसको ऐसे भी सोच सकते थे ना, ऑल्टरनेट सोल्यूशन. वैसे दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस एनीवे इन डिटेल. ठीक है, एनीवे इन डिटेल. ब्रायन एग्जैक्टली यही बताने वाला हूं मैं. और ऐसे सोच सकते हो क्या? वैसे मैंने ये बहुत अच्छे से समझाया नहीं अभी, बट ऊपर ऊपर से अगर मैं बताऊंगा तो फीलिंग तो आ जाएगी. z1 एंड z2 को एज वेक्टर्स ले लो, है ना? z1 एंड z2 को एज वेक्टर्स ले लो. तो कितने बच्चों को चलेगा कि क्वेश्चन 2 के हिसाब से z1 एंड z2 सेम डायरेक्शन वेक्टर्स हैं, यस और नो? क्वेश्चन Yes, 2 sir. के हिसाब से सेम डायरेक्शन वेक्टर्स हैं. क्यों?
क्योंकि दोनों का इंक्लिनेशन सेम है, दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम है, तो वेक्टर सेम डायरेक्शन में। तो अगर वेक्टर से सेम डायरेक्शन में, तो उनको ऐड करने पे कितने बच्चों को समझ आ रहा है, उनको ऐड करने पे मैग्नीट्यूड का एडिशन ही हो जाएगा, यस और नो? यस सर। और मैग्नीट्यूड का ही एडिशन हो जाए, इट्स लाइक 2i कैप प्लस 3i कैप, 2i कैप प्लस 3i कैप, मैं डायरेक्टली 5i कैप लिख सकता हूँ, 2 प्लस 3। तो मैग्नीट्यूड का एडिशन हो जाएगा, मतलब z1 प्लस z2 का मॉड विल बी एज गुड एज मॉड z1 प्लस मॉड z2। डायरेक्ट कंक्लूजन। इज दिस ओके? सर हाँ सर आर्क z1 into z2 आर्क z1 प्लस आर्क z2 नहीं होगा? आई एम डूइंग क्वेश्चन 3 अभी तक, आई एम नॉट। सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। और क्वेश्चन 3 में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 3 ने दे रखा है कि z1 z2 का एंगल का डिफरेंस है पाई का, तो z1 एंड z2 का डायरेक्शन अपोजिट हो गया ना। जैसे फॉर एग्जांपल z2 इज ओवर हियर, तो z1 विल बी ओवर हियर ना, क्योंकि पाई प्लस थीटा है, ये थीटा है तो पाई प्लस थीटा है। तो अपोजिट डायरेक्शन वेक्टर्स को अगर ऐड करते हो, इफ यू ऐड वेक्टर्स ऑफ अपोजिट डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड में क्या हो जाता है, इफ यू ऐड अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर्स तो मैग्नीट्यूड में सब्ट्रैक्शन आ जाता है ना। तो इफ यू ऐड z1 एंड z2 और उसका मैग्नीट्यूड ढूंढोगे, तो वो एक्चुअली दोनों के मैग्नीट्यूड के सब्ट्रैक्शन बराबर हो जाएगा। दिस यू कुड हैव डायरेक्टली कंक्लूडेड ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, बट ये अभी मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से समझाया नहीं है, तो ये आप खुद से सोचो, मुश्किल है, बट ये अपन बहुत एक्सप्लोर करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा ऐसे फील दिला रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। ओके, कि ऐसे अपन करेंगे मेनी क्वेश्चंस, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस विल बी डूइंग ज्योमेट्रिकली, बट अभी अलजेब्रा अच्छे से कर लेते हैं। सो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, नहीं फोर्थ क्वेश्चन सॉरी, z1 बार प्लस आयोटा z2 बार इज 0। तो बार बार किसी को पसंद नहीं है, कॉन्जुगेट ले लूं, देखो। तो z1 बार का कॉन्जुगेट इज z1, डू नॉट मिस आयोटा का कॉन्जुगेट, आयोटा का कॉन्जुगेट इज माइनस आयोटा, और z2 का कॉन्जुगेट इज ऐसे, ये बचेगा। If you take bar on both sides, you will be left with this. That gives you z1 is iota z2, है ना? और अगर दोनों complex numbers equal हैं, if both the complex numbers are equal, then their arguments must also be equal. So I hope you follow this. RHS को क्या लिख सकते हो बच्चों? RHS, argument of iota into z2 is argument of iota plus argument of z2. What do we get? आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इज आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा, आयोटा का आर्ग्यूमेंट तो पाई बाय 2 होता है, तो एक इक्वेशन ये आ गई। ऑल्सो इट वाज गिवन टू अस दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 into z2 इज पाई, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 into z2 पाई बोले तो आर्ग्यूमेंट z1 प्लस आर्ग्यूमेंट z2 इज पाई, तो 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स, है ना? ये दोनों को सॉल्व कर लो, तो दिख रहा है, ऐड करो। हाँ actually like I did by taking that again that z1 as RCS alpha and then श्योर बिल्कुल चलेगा। बट सुनना, अब तू थोड़ा सा एक स्टेप ज्यादा लेंदी कर रहा है ना। इफ यू डायरेक्टली यूज आर्गुमेंट का प्रॉपर्टीज, देन थोड़ा सा ज्यादा जल्दी आ जाएगा, और कुछ नहीं। वैसे आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज आती ही वहीं से हैं, सिस अल्फा सिस बीटा लेके, वो बात वही होती है। तो जो अपन को पता ही है आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज, तो डायरेक्टली कंक्लूड कर लो, है ना? चलेगा वो। चलो फिफ्थ वाला, इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो ये तो काफी बबलू सा सम है। देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अप टू ओमेगा रेज टू 101, तो r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, राइट? सम ऑफ जीपी, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 102 हैं, बट कितने बच्चों को समझ रहा है कि ओमेगा रेज टू 102 इज बेसिकली 1 ओनली, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ओमेगा रेज टू 3 हमेशा 1 होगा, तो ये 0 बन गया। न्यूमरेटर इज 0, डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो, तो 0। उसके बाद नेक्स्ट वाला है 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 2 minus omega 10. Omega 10 is as good as omega, and omega 11 is as good as omega square. तो बेसिकली इसका स्क्वायर बन गया बच्चों, 2 minus omega स्क्वायर का स्क्वायर, ओके। एंड एक सेकेंड, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल जाएगा, 4 minus 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, ऐसा बन रहा है बच्चों मल्टीप्लाई करके। तो ये सबकी वैल्यू पता है अपन को। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर याद है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1, तो ये +2 हो जाएगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या आती है, 1, तो ये आंसर आ गया 49। ओके,
सर आप एक सर बार एक प्रीवियस क्वेश्चन को क्वेश्चन में डाउट था समझा प्रीवियस मतलब फिफ्थ की फोर्थ, सर, फिफ्थ का फर्स्ट। फिर अरे जीपी नहीं सम सर, ऑफ जी मैंने लाइक अलग मेथड से किया तो उससे मुझे अलग आंसर आया। क्या किया था ये बता दे। तो मतलब लाइक 1 + ω अप टिल ओमेगा टू पावर 1/102 विल बी 0। 101 तक दिया था मैंने। सर बट माइनस भी कर दिया मैंने बाद में हाँ, 102। आर यू डूइंग एजी मतलब जीपी का क्या कर रहा है? अच्छा चल नहीं बता नहीं दे। सर, प्लस ओमेगा टू पावर 102 हाँ एंड माइनस ओमेगा टू पावर 102। ठीक है तो ओके। सर माइनस ओमेगा टू पावर 102 के पहले सब कुछ 0 हो जाएगा। नहीं ना, गलती करी ना, ये कितनी टर्म्स है देख, यहां तक नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 103 टर्म्स ही है। कैन यू सी दैट? ये ओके सर। 103 टर्म्स हो गई, तो तूने एक टर्म गड़बड़ कर दी है ना। सर तो ओमेगा टू पावर 10 वन तो तक का जो सम जीरो पूरा होगा। 0 ही हो जाएगा ना। हाँ तो हाँ तो सर, जीरो ही है, जीरो हाँ ही तो ओके, गॉट आंसर इट बचेगा सर। ये। हाँ सर आप एक बार हाँ क्वेश्चन 4 का फर्स्ट स्टेप एक्सप्लेन कर सकते क्वेश्चन 4 का फर्स्ट स्टेप हैं? वो ये बार Z1 प्लस आयोटा बार Z2 को अपने Z1 माइनस आई आयोटा Z2 के साथ। कॉन्जुगेट ले लिया ना, अभी पूरा बार 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 है तो मैंने कॉन्जुगेट मार दिया पूरी इक्वेशन पे। अच्छा चलेगा? ओके। तो Z1 बार का बार हो गया Z1, आयोटा का बार हो जाएगा माइनस आयोटा, और अच्छा Z2 सर बार का, आयोटा बार के अंदर मेरे को नहीं मालूम था रिकॉर्ड। हाँ बार आयोटा पे भी लगे ना, वही रियल नंबर का बार फर्क नहीं पड़ता, बट आयोटा इज अ इमेजिनरी नंबर, तो उसका बार लगाने पे माइनस आयोटा बचेगा। यस चलो, तो थर्ड हेलो वाला क्या सर। है जी? सर ये फिफ्थ के सेकंड क्वेश्चन का वो 2 - ω² वाले स्टेप के बाद एक्सप्लेन करोगे? मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। देखना मैंने क्या किया, ये दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करा, तो 2 × 2 4, 2 ω², 2 ω ऐसे लिख दिया, और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ऐसे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मुझे ये प्रॉपर्टी तो पता ही है कि 1 + ω + ω² 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दी, और मुझे पता है ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो उसको 1 रख दिया। चलेगा? यस सर, समझ गया। हाँ सिंपल। तो 1 + ω - ω² 7, तो ये भी दिख रहा है देखो, 1 + ω² को क्या लिख सकते हो, 1 और ω² को क्या लिख सकते हो, -ω। माइनस। तो ये समझा, एक -ω पहले से, एक -ω आ गया। सिमिलरली 1 + ω को क्या लिख सकते हो, -ω²। तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ओके, तो -2⁻⁷ तो बाहर आ जाएगा, ω⁻⁷ इज एज गुड एज ओमेगा, एंड ω⁻14 इज एज गुड एज ω², है ना? बट अरे ये क्या लिख दिया, सॉरी, बट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है बच्चों? वैसे 2⁻7 कितना होता है? 128, और ये होता है -1, तो आंसर इज 128, ये आंसर है। और फोर्थ वाला, आई थिंक फोर्थ इज अगेन सिमिलर टाइप का, तो 5 + ω+ω², ये क्वेश्चन था 5 + ω+ω²। तो दिख रहा है यार, ये वही 1 + ω+ω² टाइप का क्वेश्चन है, और ये बन रहा है 1 + 5 ω² + ω4, तो चोमू बना रहे हैं अपन को जबरदस्ती। तो 5 ω² तो खाली 4 बचेगा ना, क्योंकि 1 + ω+ω² 0 हो चुका होगा। यहाँ पे 1 + ω+ω² 0 हो चुका होगा, तो एक 4 ओमेगा बचेगा, और 1 प्लस यहाँ पे एक ω² बचेगा। ω4 ओमेगा ही होता है, वो बेवकूफ बनाने के लिए दिया है। तो 1 ω² 0 हो गया, 4 ω², तो 64 ω³ मतलब 64, 3 4, सिंपल। Okay, then you have fifth question is sorry, fifth is sixth question 6, अल्फा बीटा गामा आर क्यूब रूट्स ऑफ पी। तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि अल्फा बीटा गामा अगर क्यूब रूट्स ऑफ पी है, तो अल्फा बीटा गामा को मैं क्या लिख सकता हूँ, p की पावर 1/3, p की पावर 1/3 ओमेगा, p की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर। याद आ रहा है? ऐसा मैंने एग्जांपल लेके समझाया था कि x³ अगर 7 है तो उसके रूट्स क्या हो जाएंगे, 7 की पावर 1/3, 7 की पावर 1/3 ओमेगा, 7 की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर। तो अल्फा बीटा गामा क्यूब रूट्स ऑफ पी मतलब x³ = p के रूट्स हैं वो। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो बस क्वेश्चन ही हो गया ये, देखो x अल्फा, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया ये, y बीटा प्लस z गामा होल डिवाइडेड बाय x बीटा, तो बीटा की वैल्यू अपेरेंटली मैंने ये ले रखी है, नहीं कॉमन है, प्लस x गामा प्लस z अल्फा। ये ठीक है? कितने बच्चों को दिख रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से p⁻⁴ कैन बी टेकन कॉमन आउट?
तो बच रहा है x प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर, और होल डिवाइडेड बाय क्या बन रहा है बच्चों, p की पावर 1/3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो क्या मिल जाएगा, x ओमेगा प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस z, है ना। तो ये देखो एक्चुअली मैं, हेलो सर। हाँ बोलो। सर आपने एक्स लिखा है फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी, करेक्ट। अब बताओ मुझे, अगर मैं एक ओमेगा का मल्टीप्लाई डिवाइड और कर दूं, तो नाउ कैन यू सी ये पूरा इतने से कैंसिल हो रहा है, हाँ या ना। अगर अंदर ओमेगा मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स ओमेगा वाई ओमेगा स्क्वायर और जेड ओमेगा क्यूब, डिनोमिनेटर ही तो बन गया, तो वी आर ओनली लेफ्ट विथ 1/ओमेगा। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्स वाई जेड का कुछ भी वैल्यू वो कैंसिल ही हो रहा था, 1/ओमेगा इज द आंसर। So, but अल्फा बीटा गामा की अलग अलग, अल्फा को 1, बीटा को ओमेगा स्क्वायर और गामा को ओमेगा लिया तो सर आंसर चेंज होगा उससे? नो नो, So, क्योंकि because न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों सेम ही है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों जगह सेम पुट करोगे ना, तुम इसको अल्फा ले लो, इसको बीटा ले लो, इसको गामा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसका जस्ट वो मल्टीप्लीकेशन है ना, रोटेटेड है। अरे नहीं तो करके देख ले, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा ले ले, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा ले ले, वो सेम ही मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। okay, सेम सेम सेम, नो डिफरेंस एट ऑल, ऑफ कोर्स। okay. हेलो सर। हम्म, सर फिफ्थ का थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप एक्सप्लेन कर दो ना आप। देख 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस ओमेगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा रखा, एक माइनस ओमेगा पहले से था तो माइनस 2 ओमेगा चलेगा, हाँ सर समझ। है ना। सेकंड भी वही, 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर रखा, तो ये उसके बाद तो सिंप्लीफाई हो गया। ओके, यस समझ। चलो सेवंथ वाला काफी अच्छा समय है, एबीसी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, तो इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो घंटा ऐसे तो समझ आएगा नहीं, बिकॉज दिस इज लाइक टू वेग टू सॉल्व, क्या करूं इसके साथ। बट कितने बच्चों को याद आ रहा है कि यार मॉडुलस है, तो बेस्ट रहता है मॉडुलस के साथ क्या कर लो, स्क्वायर ना। अभी तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है वहां पे कि मैं उसका मॉड वॉड ले लूं, तो मैं पहले ये करता हूं, देखो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ध्यान से देखना, इस राइट इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, सिंस एबीसी इंटीजर से मतलब रियल है, तो रियल का कॉन्जुगेट तो वही होता है वापस से, तो ए बी सी ओमेगा स्क्वायर, ये तो एज इट इज, तो इसका कॉन्जुगेट ध्यान से देखना। ये समझ आया क्या, ओमेगा का कॉन्जुगेट मैंने बताया था ना कि ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ही होता है, तो ओमेगा का कॉन्जुगेट बिकेम ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट बिकेम ओमेगा। और ये देखो, ये मल्टीप्लाई करना बहुत बहुत सिंपल सा है, ए इंटू ए, हाँ, बी ओमेगा और बी ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा क्यूब 1 हो गया, सी ओमेगा स्क्वायर और सी ओमेगा ओमेगा क्यूब 1 हो गया। उसके बाद ए इंटू बी का टर्म देखो, ए इंटू बी बन रहा है ओमेगा स्क्वायर, है ना, और ए इंटू बी बन रहा है ओमेगा। तो इतना दिख रहा है क्या सब बच्चों को, मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा, बस इसे मेंटली कैलकुलेट कर रहे हैं। कैन यू सी, ए बी के साथ ये बन रहा है, तो ए बी टाइम्स ओमेगा प्लस ए बी टाइम्स ओमेगा स्क्वायर, बट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो आई हैव टू सी ऐसा बन जाएगा। सेम विद बी एंड सी, बी सी ओमेगा स्क्वायर एंड बी सी ओमेगा 4, तो वही ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, एंड ऐसे सी ए ओमेगा स्क्वायर एंड ए सी ओमेगा, दिख रहा है क्या, ऐसा बन रहा है बच्चों। ये एक्सप्रेशन आपने बहुत हजारों बार टैकल किया है। व्हाट कैन वी डू विद दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को अपन एट बेस्ट क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू विद दिस एक्सप्रेशन, याद आ रहा है, this you must have used at least 4 to 5 times अब तक, multiply divide by 2 and form 3 perfect squares, this can be written like this, okay। अब ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन कितना इजी हो गया, अब क्वेश्चन कितना इजी हो गया। एबीसी डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है बच्चों, ये उसने पहले मेंशन कर दिया है, एबीसी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, और मुझे इसका मिनिमम चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे बताओ लीस्ट मोस्ट a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो सकता है, अगर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है तो इसका लीस्ट मोस्ट वैल्यू क्या हो सकता है, 1, वेरी गुड, इसका 1, 1, इसका 2, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समझ गया ना।
तुमने a माइनस बी को 1 रख दिया, b माइनस सी को 1 रख दिया, तो c माइनस है ऑटोमेटिकली क्या बन चुका है 2। इन दोनों के बेसिस पर देखो ना, इन दोनों को ऐड करो तो c माइनस से अपने आप 2 बन चुका है, उसको तुम फिर से 1 नहीं रख सकते, समझ रहे हो ना, नहीं तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। तो लीस्ट मोस्ट फॉर c माइनस इज 2, तो उसका स्क्वायर 4। तो ये कितना बन रहा है बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, 6/2 इज 3। तो फिर a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस, इसका मिनिमम क्या हो जाएगा, √3। इसका मिनिमम इज √3। ओके, और क्वेश्चन 8 क्या था बच्चों, एक सेकंड चेक कर लेता हूं। अच्छा वो तो मैंने ऐसे दे दिया था, हमें ये तो पता ही है, बट मैंने इसको एक दो जगह यूज होते हुए देखा है और बच्चों को एकदम से चमकता ही नहीं है। कितने बच्चों को समझ आ रहा है, ये तो हमने देखा ही है। सॉरी 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 सॉरी, और अब भी हमने पिछले क्वेश्चन में एग्जैक्टली वही स्टेप करी है। तो ये जो गंदा सा 2 डिग्री फैक्टर है ना बच्चों, ये भी फैक्टराइज हो जाता है। ये घटिया सी टर्म कैन आल्सो बी फैक्टराइज। अभी तक इनने अपन ने इसको कभी फैक्टराइज नहीं किया था। आई होप यू अंडरस्टैंड, वी नेवर फैक्टराइज्ड इट, बट कैन यू सी इसके भी फैक्टर्स हैं। तो a प्लस बी प्लस सी एज इट इज, ये देखो ऊपर चिपका हुआ है, ऊपर से दिस इनटू दिस, ये देख लो। तो अभी अपन ने किया, तो वापस से क्या समझाऊं, ये हैं इसके फैक्टर्स रिवर्स में। तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ये भी फैक्टराइज हो जाता है बच्चों, ये 3 डिग्री एक्सप्रेशन, ये 3 डिग्री एक्सप्रेशन भी फैक्टराइज हो जाता है कंप्लीटली इनटू 3 लीनियर फैक्टर्स, बट 2 ऑफ द फैक्टर्स आर एक्चुअली इमेजिनरी, बट 3 लीनियर फैक्टर्स हैं नॉनदलेस। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc कैन आल्सो बी रिटन लाइक दिस। चलेगा क्या बच्चों? यस सर। तो ये हो गया अपना आर्ग्यूमेंट और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। थोड़ा सा अपन ने कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट में भी देख लिया, बट आई थिंक क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आपने पहले ही थोड़ा सा कर रखा है, तो ये आप कंफर्ट जोन में होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, चलेगा बच्चों को? यस सर। कूल, चलो। तो अब अपन थोड़ा सा जे के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा हैवी है। ये हैवी मतलब थ्योरी ज्यादा है इसमें, इसमें थोड़ी सी थ्योरी ज्यादा है। nth रूट्स ऑफ यूनिटी है, समझने में इजी है, बट इस पे क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज, सुनना पड़ेगा थोड़ी देर आराम से बैठ के, बट समझ सब कुछ आ जाएगा, समझ सब कुछ आ जाएगा, बट थोड़ा सा ज्यादा है इसमें। ओके, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। तो व्हेन आई से nth रूट्स ऑफ यूनिटी, तुम्हारे मन में बन गया ना क्या हो जाएगा? nth रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब क्या हुआ? nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। विच इक्वेशन बच्चों? है ना, z raised to n। इसके रूट्स। अब कितने बच्चों समझ गया कि z रेज टू n इक्वल्स टू 1? तुम इसको एल्जेब्रिकली तो नहीं कर सकते, क्या करोगे, कितने फैक्टराइज करोगे, कितने रूट्स निकालोगे? नहीं कर सकते। जैसे z³ माइनस 1, z4 माइनस 1, ये फैक्टराइज कर सकते हो, बट इसके बाद एकदम से पोपट हो जाएगा। तो इसको अब अपन को किस मेथड से करना पड़ेगा, याद आ रहा है? बोलो, कॉम्प्लेक्स। तो 1 की पावर 1/n, याद आ रहा है कैसे करते हैं? बेस को लिखो, बेस को लिखो जनरल पोलर फॉर्म। तो बेस इज 1 और 1 का जनरल पोलर फॉर्म का क्या होता है, sis2 के पाए, उसकी पावर 1/n। उसके बाद क्या करो, व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप बच्चों? मल्टीप्लाई द पावर इनसाइड। ठीक है, उसके बाद क्या स्टेप था बच्चों? k को वैल्यूज रख दो, k को वैल्यूज रख दो 1 2 3 डॉट 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 0 से n-1। ओके, तो k को 0 रखोगे तो sis ऑफ 0, उसको मैं 1 ही प्रीफर करता हूं, आई राइट इट एज 1। k को 1 रखोगे तो क्या बन जाएगा, sis ऑफ 2π/n। k को 2 रखोगे तो क्या बन जाएगा, sis ऑफ 4π/n। sis ऑफ 6π/n, 6 8 10 फलाना ढिमका 2 times n-1 π/n। बस, you will not go beyond n because इसके बाद वापस से रिपीट हो रहा है। तो these are the n distinct values that we obtain from here, or these are the nth roots of unity? No, these are the nth roots of unity. Okay,
सुपर इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, क्योंकि अपन ने एक्सटेंडेड डी मॉर्गन्स थ्योरम में बहुत ज्यादा डिस्कशन कर लिया था, तो ये तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार समझ ही आ गया सीधे, ठीक है, पर इसमें प्रॉपर्टीज बहुत बनेंगी। दीज nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर लाइक जे के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट, तो सुनते जाना। चलो ये देखो, एक काम करते हैं, अभी याद हो गया ना 1 6 2 पाई बाय n 4 पाई बाय n 6 पाई बाय n, ऐसे करते करते ये लेट sis of 2 पाई बाय n बी कॉल्ड अल्फा। ये हमारे बीच का नोटेशन है, ये कोई जनरल नोटेशन नहीं है, हमारे बीच की बात है। कोई चाहे तो कोई इसको a ले सकता है, b ले सकता है, मैं अल्फा ले रहा हूँ फिलहाल, बट यूजुअली यही दिखेगा तुम्हें यूजुअली। तो लेट अल्फा बी sis 2 पाई बाय n, देन द nth रूट्स आर 1 तो 1 है, sis 2 पाई बाय n इज अल्फा। कितने बच्चों को समझ आ रहा है? sis 4 पाई बाय n को मैं ये लिख सकता हूँ, बोलो sis 4 पाई बाय n कैन बी रिटन एज अल्फा का स्क्वायर। अल्फा को स्क्वायर करो तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो sis 4 पाई बाय n। अल्फा का क्यूब क्या बन जाएगा बच्चों? इसका क्यूब 6 पाई बाय n। ओके ठीक है, बढ़िया, ये समझा क्या बच्चों को? The nth roots are actually given by these values. This is easier to figure out and this is easier to write and this is easier to understand. Sis theta से बेटर ये दिख रहा है ना, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब डॉट 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 अल्फा रेज टू n माइनस 1, ये दिख रहा है सबको? सर तो ऐसे याद रखो। पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, कैन यू रिपीट? सॉरी, आप पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना? हाँ, बट ऐसे वर्जन में लिखना ज्यादा इजी पड़ रहा है ना मेरे लिए। अगर मैं एक को अल्फा साइन कर दूं तो वो एक तरीके से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब डॉट 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 अल्फा रेज टू n माइनस 1। ऐसे लिखना ज्यादा इजी है, ये ज्यादा इजीली याद हो रहा है ना कि ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं। जस्ट अल्फा को याद रख लो, अल्फा क्या? sis 2 पाई बाय n। तो जैसे अगर मैं ऐसे बोल दूं एग्जांपल 7th रूट्स ऑफ यूनिटी, तो 7th रूट्स ऑफ यूनिटी अगर कोई बोल रहा है तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं? 7th रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा रेज टू 6 तक, बस अल्फा को क्या लेना है? sis 2 पाई बाय 7, बस। ऐसे याद रखना ज्यादा इजी है, नहीं तो तुम्हें sis वाले फॉर्म में अच्छा लग रहा है तो अच्छा लगने दो, बट ऐसे फॉर्म में मैं प्रॉपर्टीज भी ज्यादा इजीली डिराइव कर पाऊंगा, ठीक है? इसको छापो जल्दी से, फिर मैं प्रॉपर्टी स्टार्ट करता हूँ। इसको छापो। वैसे एमटी कैसा गया? अच्छा, वाज इट डिफिकल्ट? पेपर 1 आपका, पेपर 2 अच्छा गया। अच्छा गया, चलो ये तो अच्छी बात है, मतलब पेपर डिफिकल्ट नहीं आया था, कुछ अलग नहीं आया था, नया नहीं आया था कुछ। ओह ओके। अगर उन्होंने बोला 7th रूट्स ऑफ यूनिटी तो हम लोग को 1 to 6 का है, तो अगर 7th रूट पूछा है तो हम लोग को अल्फा रेज पर 6 बोलना होगा ना? नहीं, ऐसा कोई नोटेशन नहीं हुआ कि 7th रूट क्या है। ओके सर, तो ऐसा स्टार्ट कोई से ही बोलने सारे। हाँ, वो हमेशा तुम्हें पूरा कलेक्टिवली बोलेंगे पूरा, मतलब यू कांट टैग देम ना कि ये वाला 7वां रूट है, मतलब देयर इज, जैसे अपन ये बोलते हैं ना अल्फा बीटा गामा रूट से, तो ये थोड़ी कि गामा थर्ड रूट है, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ यस सर, गॉट इट। हाँ वो सो इज हाँ मानस, यस मानस एग्जैक्टली, बट वो मैं बताऊंगा। 2 मिनट वेट करो, उसके 2 मिनट नहीं, थोड़ा सा आधा घंटे के आसपास टाइम लगेगा, बट आई थिंक ये इजी है। बट इसमें बच्चों प्रॉपर्टीज बनेगी तो आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। विल दिस वर्क फॉर स्क्वायर 2? स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट, यस निलय, दिस विल वर्क फॉर एवरीथिंग, दिस विल वर्क फॉर एवरीथिंग, क्यूब रूट, 4th रूट, 5th रूट, 6th रूट, 7th रूट, 8th रूट, 9th रूट, 10th रूट, सब। चलो, तो अगर ये नोट हो गया तो आप प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना, कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना, बट थोड़ा मतलब इट विल गो ऑन फॉर एटलीस्ट 20-30 मिनट्स, 30 मिनट्स तक चलते ही रहेगा। चलो, तो स्टार्टिंग की तो एकदम फुद्दू सी प्रॉपर्टीज हैं। सर हल्का ऊपर स्क्रॉल करो ना, और उस पर स्क्रीनशॉट ही लेने वाला था। ओके ले लो। ले लिया सर, आप बढ़ सकते हो आगे। चलो, वैसे लिखते चलो ज्यादा अच्छा रहेगा, याद भी होती जाएंगी चीज अगर लिखते भी जाओगे तो। लेट्स डू प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल सी बच्चों, ये देखो पहला प्रॉपर्टीज,
दी nth रूट्स, जो ये रूट्स आए फॉर्म जीपी, कितनी ऑब्वियस सी बात है, दिख रहे हैं 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब डॉट डॉट डॉट, ये सब जीपी है, ठीक है, जिसका कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो इज अल्फा और सिस 2 पाई बाय n, है ना, एंड दी arguments of nth roots and the arguments of nth roots form AP, दिख रहा है, इनके आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या हैं, तो 1 का आर्ग्यूमेंट तो 0 ही होता है, फिर दूसरे वाले का 2 पाई बाय n, नेक्स्ट वाले का 4 पाई बाय n, 6 पाई बाय n, तो 2 पाई बाय n से इनका इंक्लिनेशन इंक्रीज कर रहा है, तो उसको अपन AP बोल सकते हैं, ठीक है, द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म इन AP, ठीक है, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। सेकेंड, अल्फा रेस टू n, कितने बच्चों को समझ आ रहा है, 1 हो जाएगा। ऑन व्हाट बेसिस डिड आई से दैट अल्फा रेस टू n इज 1? यार यहाँ पे देख लो, और क्या, अल्फा की पावर n कर दो, तो सिस ऑफ 2 पाई बाय n की पावर n, तो वो तो सिस ऑफ 2 पाई बचेगा, सिस ऑफ 2 पाई क्या होता है, +1, तो अल्फा की पावर n इज 1, और यू कैन ऑल्सो से इस इक्वेशन का रूट बच्चों क्या है, इस इक्वेशन का रूट z रेज टू n इक्वल्स टू 1 का रूट क्या है, अल्फा, तो अल्फा मस्ट सेटिस्फाई इट्स ओरिजिनल इक्वेशन, तो अल्फा ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो अल्फा की पावर n 1 हो जाएगा, ठीक है, हाँ ब्रायन, करेक्ट करेक्ट, तो अल्फा रेज टू n 1 होगा, एंड 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डॉट 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 अल्फा रेज टू n माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0, वेरी गुड, बहुत तरीके से जस्टिफाई कर सकते हो, यू कैन डू इट बाय जीपी, यस और नो, ये तो जीपी है, जीपी का सम क्या होता है, r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, अरे बट अल्फा रेज टू n की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो न्यूमरेटर 0 ही बन गया, तो सम 0, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, बिकॉज ऐसे क्या बताओ, मतलब इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट सर इक्वेशन फॉर्म करते हैं। हाँ, कितने बच्चों को समझ रहे कि अरे भैया इसके रूट्स हैं 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर डॉट 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 अल्फा रेज टू n माइनस 1, है ना, अब अगर इसके रूट्स गिवन है और इक्वेशन गिवन है, तो ये बेसिकली S1 हो गया कि नहीं, S1 मतलब सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 1 एट अ टाइम, याद आ रहा है, 0, क्यों, क्योंकि सम ऑफ द रूट्स इज बेसिकली माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू n माइनस 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू n, अबे n माइनस 1 तो है ही नहीं, फॉलोइंग दिस, यस सर। कितने बच्चों से हमारा S2 टेकन 2 2 एट अ टाइम, अब उसको मैं लिख नहीं सकता समीशन फॉर्म में, बहुत फाइट होती है उसको लिखना, ऐसे लिखा था ना, याद आ रहा है किसी को, अल्फा j I लेस देन j, ऐसे लिखा था, टेकन 2 2 एट अ टाइम, बट नॉट दैट इट इज इंपॉर्टेंट, जस्ट टेकन 2 2 एट अ टाइम वाले सम का आंसर क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 2 एट अ टाइम 0, क्यों, क्योंकि x रेज़ टू n माइनस 2 भी नहीं है, है ना, ये दिख रहा है बच्चों को, सब 0 है इसमें, all of them are 0, all of them are 0 except प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू n, इसमें एक्चुअली कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है और एक कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू n भी प्रेजेंट है, हाँ, तो ये वाला नॉन जीरो वैल्यू आएगा, इसकी वैल्यू क्या आती है, -1 रेज़ टू n माइनस 1, -1 रेज़ टू n माइनस 1, ये आएगी वैल्यू, -1 रेज़ टू n माइनस 1, क्यों, क्योंकि जो सम होता है ना और प्रोडक्ट होता है, कितने बच्चों के आधार है, एक प्लस माइनस भी चलता रहता है उसमें, है ना, यस सर, तो वो n नंबर ऑफ टर्म्स विल डिसाइड ना, कि मतलब डिग्री विल डिसाइड ना, कि अपन इस पे रुक रहे हैं, प्लस पे रुक रहे हैं कि माइनस पे रुक रहे हैं, कहाँ रुक रहे हैं, तो वो इसके बेसिस पर है, इनफैक्ट ऐसे सोच लो, ज्यादा अच्छा ये रहेगा, अगर मैं x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 के रूट्स लेता हूं, तो रूट्स आते हैं 1 एंड -1, और 1 एंड -1 रूट से, तो प्रोडक्ट क्या आ रहा है बच्चों, -1, तो जब डिग्री इवन है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव आ रहा है, x क्यूब इक्वल्स टू 1 के रूट्स क्या होते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, +1, तो जब डिग्री ऑड है यू शुड गेट अ पॉजिटिव वैल्यू, और डिग्री इवन है तो यू शुड गेट अ नेगेटिव वैल्यू, ऐसे सोच लो, तो वो -1 रेज़ टू n माइनस 1 शुड सफाइस, दैट इज गुड इनफ, नॉट दैट इट इज टू बी रिमेंबर्ड, ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, याद रखने वाली कौन सी चीज है इसमें,
जो राइट साइड में लिखा है वो याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद रख सकते हो, और ये भी याद हो गया इतनी देर में मेरे हिसाब से। तो मतलब डायरेक्टली यू कुड हैव कंक्लूडेड कि ये 0 है। ठीक है। हेलो सर। हाँ सर वो Sn-1 रेज़ टू n-1 कैसा है, वापस बताओ ना। आया नहीं, मैंने कंक्लूड कर दिया। जैसे तू तो ऐसे सोच कि जरूरी नहीं है हमेशा -1 है या हमेशा +1 है। देखना, एक तो ये भी चलता है ना कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू n-1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू n, फिर माइनस प्लस, एक ये भी चलता है ना, याद है? यस सर। हाँ, और एक कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ z रेज़ टू n। तो अब मुझे नहीं पता ना कि इस वाले के साथ आ रहा है या इस वाले के साथ आ रहा है, वो तो n पे डिपेंड करेगा ना, कि लास्ट वाला टर्म प्लस कांस्टेंट अपॉन ऐसे आएगा कि माइनस कांस्टेंट अपॉन ऐसे आएगा, मुझे नहीं पता ना, वो तो n डिसाइड करेगा ना। यस सर। है ना? तो वो n मैंने डायरेक्टली लिख दिया यार, कि सीधे सीधे दिख रहा है कि अगर तेरा n 2 है तो इक्वेशन ये बन रही है, इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स नेगेटिव आता है, और n अगर 3 है तो x³ = 1, इसके रूट्स का प्रोडक्ट +1 आता है। तो मैंने सीधे बोल दिया कि इवन पे n-1 इवन पे -1 बचना चाहिए और ऑड डिग्री पे +1 बचना चाहिए। तो ये हो गया ना एक तरीके। यहाँ पे जब भी n को इवन डालेगा तो -1 रेज़ टू ऑड बचेगा, मतलब -1 बचेगा ऐसे। और वो कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही लिख रहा था भाई, और कुछ नहीं। यू डोंट हैव टू मेमोराइज दैट, कोई काम हेलो का नहीं। सर। हाँ सर आपने S1 S2 एग्जैक्टली है क्या, मैं समझा नहीं। अरे क्या बात कर रहे हैं, S1 मतलब सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम, याद आ रहा है? अगर n रूट्स हैं तो सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम, S1 मतलब सिंपल सम। बट S2 का मतलब क्या होता है, याद आ रहा है? टेकन 2 एट ए टाइम, ओके सर, ओके है सर, ना? ओके सर, S3 मतलब टेकन 3 एट ए टाइम, तो वो पूरा सम ऐसे, उसको S1 ओके S2। सर, ओके सर, ओके, समझ गया। ये देखो, बट मैंने ये वाला आपको क्यों लिखाया, जब इतना ऑब्वियस है और आप खुद ही बोल रहे हो कि क्या ही याद रखोगे, याद हो चुका है। ये देखो, इससे एक छोटा सा ट्रिगो का फॉर्मूला बन गया, 1 + sis 2 π/n + sis 4 π/n + sis 6 π/n ... sis of 2 times n-1 π/n, है ना? अल्फा की वैल्यू रख दी मैंने, अल्फा की वैल्यू रख दी कि भैया ओरिजिनली तो अल्फा सिस थीटा ही है ना, sis 2 π/n ये रख दिया। कितने बच्चों को चलेगा? LHS = 0, ये पूरा वैल्यू 0 है, तो इसका LHS का पूरा रियल पार्ट भी 0 होगा एंड इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा, हाँ या ना? LHS इज व्हाटएवर दिस LHS इज, अगर ये पूरा सम 0 है तो इस पूरे सम का रियल पार्ट और इस पूरे सम का इमेजिनरी पार्ट दोनों 0 होंगे, हाँ या ना? ये बात समझ आती है? मतलब आई थिंक बड़ी ऑब्वियस सी बात है। Yes. बट मुझे बताओ LHS का रियल पार्ट क्या है? व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ LHS? 1, हाँ रियल है। sis 2 π/n में रियल वाला मतलब जिसमें आयोटा नहीं आ रहा हो, दिख रहा है? इसमें से कॉस वाला रियल में आ जाएगा, तो सारे रियल 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 कलेक्ट कर लूं तो ये सबको समझ आ रहा है कि ये बन रहा है रियल का सम 0, और लेफ्ट साइड में इमेजिनरी पार्ट आयोटा किसकी सीध में आ रहा होगा यार? 1 में आयोटा नहीं है, sis 2 π/n में आयोटा sin 2 π/n आ रहा होगा, इसमें आयोटा sin 4 π/n आ रहा होगा, ... चलेगा? ये आ गया। तो इसको देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, क्रक्स ऑफ डिस्कशन इज हियर, क्रक्स ऑफ डिस्कशन इज हियर। ये देखो, कैन आई से समेशन cos ऑफ 2k π/n, k goes from 1 to n-1, इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, मैंने इस 1 को उधर ट्रांसफर कर दिया है, एंड समेशन k goes from 1 to n-1 sin ऑफ 2k π/n, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 0। और ये ट्रू कब कब है? है ना? ये हर n की वैल्यू के लिए ट्रू है कि नहीं बताओ, क्योंकि ये मैंने जनरल लिखा है, मतलब दिस कुड हैव बीन ट्रू फॉर एनी nth रूट ऑफ यूनिटी। तो एनी nth रूट मतलब एनी नेचुरल इंटीजर n, चलेगा क्या? तो मतलब जैसे ये तुम ट्रिगो 1 वाली बात हो गई ना, ये तो ये ट्रिगो 1 दिख रहा है, तुम n को जैसे लेट्स से सपोजिटली यू पुट n as 23, तो n को 23 डाल दो, तो n को 23 डाल दो, तो समेशन 2k cos ये अपॉन 23 और k को 1 से 22, इसकी वैल्यू सीधे -1 लिख के आ सकते हो। अगर कहीं पे तुम ऐसा दिख रहा है 2 2 2 के उससे बढ़ रहा है
तो ये वाला फॉर्मूला हो सकता है और ये सीधे -1 लिख के आ सकते हो। चलेगा सबको? ट्रिगो लगाओगे तो कितना टाइम लगेगा ना बच्चों, ट्रिगो 1 लगाओगे तो टाइम लगेगा, बट कॉम्प्लेक्स may be able to solve a lot of ट्रिगो क्वेश्चंस जो ट्रिगो 1 से बहुत लेंदी होंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का भी थोड़ा सा एप्लीकेशन होता है ट्रिगो में। ट्रिगो के कुछ क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स से सॉल्व हो जाते हैं, काफी चीजें कैन बी अंडरस्टूड बाय कॉम्प्लेक्स। इसको छापो। बट इसमें क्रक्स ऑफ डिस्कशन क्या है बच्चों? अभी तक पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 में क्रक्स ऑफ डिस्कशन यही है। दिस इज द क्रक्स ऑफ डिस्कशन। ठीक है, छापो जल्दी से। इजी है मेरे हिसाब से, आपको अभी तक कुछ ऐसा क्रेजी सा कुछ भी नहीं लग रहा होगा। तो थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना, इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है। 1 सेकंड के लिए बस। ओके, देख लो। ये सर, हाँ हो गया। हाँ चलो, ये कॉपी कर लो। और कुछ डाउट आ रहा है तो फील फ्री टू आस्क, पूछ लेना। नोटेड। वाह यार, बड़ी जल्दी जल्दी लिख रहे हो। दो थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, इतना भी जल्दीबाजी का पॉइंट नहीं, आराम से देख लो, देख भी लो इसको, याद होते जा रहे तो। बट आई थिंक दिस इज फाइन, मतलब अभी तक अपन कोई डिफिकल्टी लेवल बढ़ाए नहीं है, बट अपन को ये एनालिसिस करना पड़ेगा और इस पे अपेरेंटली क्वेश्चंस अच्छे बनेंगे। तो जैसे अपन इजी करेंगे, जेई लेवल करेंगे, फिर डिफिकल्ट करेंगे, और अगर तुम्हें चाहिए तो अपन इस पे एकदम बम्बू लेवल भी जा सकते हैं। बम्बू लेवल समझते हो? आई थिंक द वर्ड इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मतलब nth रूट ऑफ यूनिटी पे एकदम जहर का भी पावर जहर टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं अपन। बट मतलब वो थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि पॉइंटलेस है इतना ज्यादा डिफिकल्ट भी करना। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर S1 S2 ये नोट करना है सर? नहीं, कोई नहीं, नहीं नो। निशांत ध्यान से देखना यार, मैंने ये 1 को उधर ट्रांसफर कर दिया 1 को, क्योंकि जब k को 1 पुट करेगा तो ये सीक्वेंस cos 2π/n से स्टार्ट हो रहा है, तो cos 2π/n से लेकर लास्ट तक का टर्म -1 होगा। चलेगा निशांत? आई होप इट्स ओके। हाँ सर, यस। और है ना, साइन वाला यहीं से स्टार्ट हो रहा है तो वो 0 ही है, क्योंकि दोनों की लिमिट सेम रख दी मैंने और रिजल्ट -1 और 0 लिख दिया। नहीं तो मुझे लेफ्ट वाले का लिमिट्स 0 से n-1 लिखना पड़ता है। तो जैसे आपको सही लगे। बोलो, डज इट मेक सेंस? मुझे इस इक्वेशन के सारे रूट्स पता हैं,
मुझे Yes, z sir. raised to n equals to 1 के सारे रूट्स पता हैं इस इक्वेशन के, और इस इक्वेशन के सारे रूट्स पता है, सॉरी यही दिखा देता हूँ, z raised to n minus 1 equals to 0 के सारे रूट्स पता है, सारे रूट्स पता है तो सारे फैक्टर्स पता है, और सारे फैक्टर्स पता है तो मैंने उसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, याद रखो, काम आएगा, यूजफुल, सर्टेनली यूजफुल। ये देखो एक और बात, z raised to n minus 1 अपॉन z minus 1, तो ये टर्म क्या बन रहा है, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ विच फैक्टर्स, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इमेजिनरी फैक्टर्स, है ना, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इमेजिनरी फैक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इमेजिनरी फैक्टर्स शुड आल्सो बी अ पॉलिनोमियल, क्योंकि आरएचएस तो क्या है, फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, तो फैक्टर्स का प्रोडक्ट एक पॉलिनोमियल ही आना चाहिए। तो ध्यान से देखो, इसको क्या लिख सकता हूं, डू यू अंडरस्टैंड, वी कैन राइट दिस एज, वी कैन राइट दिस एज रिवर्स ऑफ जीपी सम। किसी को समझा कि बबलू हो गया, और इसी को ये जीपी का सम जैसा दिख रहा है किसी को, r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, अरे तो ये तो इसका सम होता है 1 प्लस r स्क्वायर अप टू r रेज टू n माइनस 1। तो इसको अगर ऐसे लिख सकते हो तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं, तो लिख दिया मैंने। तो कितने बच्चों को दिख रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इमेजिनरी फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इमेजिनरी फैक्टर्स इज एक्चुअली दिस पॉलिनोमियल, सारे इमेजिनरी फैक्टर्स का प्रोडक्ट ये वाला पॉलिनोमियल आता है, 1 प्लस z स्क्वायर डॉट 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 z रेज टू n माइनस 1। ठीक है, ये भी काम आ सकता है। वैसे फर्स्ट अगर समझ गया तो सेकंड सेम ही है, फर्स्ट एंड सेकंड आर सेम ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये अपन यूज करेंगे क्वेश्चंस में, डेफिनेटली यू कैन यूज दिस इन क्वेश्चंस, बट इसका एक सुपर यूज दिखा रहा हूं मैं, देखो कितने बच्चों को चलेगा। अबे ये तो फैक्टराइजेशन फॉर्म में आपने एक चीज को लिखा हुआ है, मतलब जैसे ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको मैंने ऐसे लिख रखा है मान लो, तो मुझे बताओ ये जो फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखना ये कब कब ट्रू होता है, दिस इज ट्रू फॉर विच वैल्यूज ऑफ x, ये इक्वल्स टू ये LHS इक्वल्स टू RHS कब कब होता है, हमेशा। व्हाट डू यू मीन बाय हमेशा, अब ये तो आइडेंटिटी है, मतलब ये इक्वल्स टू ये तो हमेशा ही होता है, फैक्टराइज करके लिखा है, बट LHS एंड RHS आर सेम। व्हाट डू यू मीन बाय सेम, तुम x को जो मर्जी डालो, x को 4 LHS में डालो, RHS में डालो, सेम वैल्यू आएगी, ऑब्वियसली तुमने फैक्टराइज करके लिखा है, तुम सॉल्व नहीं कर रहे हो, दिस इज फैक्टराइजेशन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज LHS और RHS कब कब ट्रू हैं, LHS और RHS कब कब ट्रू हैं, हमेशा। तो इसमें तुम अगर z की कोई सी वैल्यू पुट करना चाहो तो कर दो, LHS और RHS की सेम वैल्यू आएगी, LHS और RHS की सेम वैल्यू आएगी। Sir, Z needs to be real कि complex में चलेगा। No, it could be complex also. x square Okay, sir. minus 1 की वैल्यू क्या होती है, x minus 1 into x plus 1, है ना। अब x को एक काम कर रख हाँ, दे, sir. 2 आयोटा रख दे, तो ये क्या बन जाएगा -5, ये Yes, क्या बन sir. जाएगा -2 आयोटा -1 into Minus 2 सॉरी iota, हाँ हगा सॉरी 2 iota into plus 2 आयोटा प्लस 1, तो ये तो प्रोडक्ट हो जाएगा ना, कैसा बन रहा है, हाँ सर -5 -5 ही आ रहा है ना, कि मैं गलत कर रहा हूँ, नहीं सर -5 यार। हाँ बस, तो फिर अरे वही बन गया ना, 2 आयोटा का स्क्वायर में आया, a प्लस b into a माइनस b, बात वही हो गई। तो तुम कुछ भी नंबर रख सकते हो, इट्स फाइन, फैक्टराइज्ड Okay, sir. फॉर्मेट में तो LHS RHS हमेशा सेम होंगे, बट मैं एक वेरी स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूशन आई एम टेकिंग अ वेरी 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 स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूशन, देखते जाना। z को 1 रखो तब भी ट्रू होना चाहिए, 2 रखो तब भी ट्रू होना चाहिए, 3 रखो तब भी ट्रू होना चाहिए, बट मैंने एक वेरी स्पेसिफिक सा सब्स्टिट्यूशन रखा है 1, देखते जाना क्यों। अगर 1 रखता हूं तो कितने बच्चों को चलेगा, ये बन रहा है, ओके पता नहीं क्या बता रहे हैं, बट ठीक है, मतलब ओके बन रहा होगा। ध्यान से देखो, टेक मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड्स, ओके, दोनों साइड मॉड ले लो। ऑब्वियस सी बात है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उनके मॉड्यूलस भी इक्वल होंगे, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उनके मॉड्यूलस भी इक्वल होंगे। तो अगर मैं मॉड ले लेता हूं दोनों साइड, तो आई होप सबको समझ आ रहा हो कि LHS तो ऐसा टाइप का बन जाएगा, बट RHS विल रिमेन अनअफेक्टेड, क्योंकि RHS प्लस n है, तो उसका मॉडुलस वही बचेगा। अभी भी आप लोगों को फील नहीं आ रहा होगा कि पता नहीं मतलब क्या करना चाह रहे हो, कोई नहीं, देखते जाओ। ये देखो, ये कौन याद दिलाएगा जल्दी बताओ बच्चों। 1 माइनस सिक्स थीटा का मॉड मैंने बचपन में याद रखवाया था, याद है, 3rd लेक्चर या 4th लेक्चर है,
मैंने आपको ये रटने के लिए बोला था, ये दोनों 1 माइनस सिस थीटा और 1 प्लस सिस थीटा मैंने आपको रटने के लिए बोले थे। याद आ रहा है किसी को? नोट्स चेक करो। 1 माइनस सिस थीटा sin A/2 वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड। तो 2 sin थीटा बाय 2 याद है किसी को? मॉड की बात कर रहा हूं, टॉकिंग अबाउट मॉड। मॉड ऑफ 1 माइनस सिस थीटा विल बी 2 मॉड sin थीटा बाय 2। ये वाला याद रखवाया था मैंने। 1 प्लस सिस थीटा होता है 2 cos थीटा बाय 2 सिस थीटा बाय 2, और 1 माइनस सिस थीटा होता है 2 sin थीटा बाय 2 सिस ऑफ थीटा बाय 2 माइनस पाई बाय 2, ऐसा करके याद रखवाया था। तो ये उसका मैग्नीट्यूड होता है, इफ यू रिकॉल। तो मुझे जरा ध्यान से देख के बताओ, जरा ध्यान से देख के बताओ, 1 माइनस अल्फा, अल्फा बेसिकली है क्या बच्चों? व्हाट इज अल्फा? Sis 2 pi by Very good. pi k by n. वेरी गुड। ये वाला टर्म, दिस इज 1 माइनस सिस 2 पाई बाय n, और उसका मैं मॉड मांग रहा हूं। तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि अबे 1 माइनस सिस 2 पाई बाय n का मॉडुलस क्या हो जाएगा? 2 sin sin mod sin pi by हाँ, वेरी गुड, 2 sin पाई बाय n चलेगा, एज अल्फा इज सिस 2 पाई बाय n। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर क्या है? अल्फा स्क्वायर इज दिस, तो इसका मॉडुलस क्या बचेगा बच्चों? सॉरी, अल्फा क्यूब के कारण ये बचेगा, अल्फा 4 के कारण, ऐसे करते करते कितने बच्चों को ये समझ आ रहा है कि दिस इज वेयर यू विल अराइव? बोलो। तो मॉड नहीं डालना होगा साइन के अराउंड। हाँ, गुड क्वेश्चन, बट हाँ डालने की जरूरत नहीं है। So क्यों? सारे एंगल्स पाई से कम है और Very good, 0 से बस। ज्यादा है। जब सारे एंगल ही पाई से छोटे हैं तो सारे बाय डिफॉल्ट साइन पॉजिटिव होंगे इसमें, और सारे साइन पॉजिटिव है तो मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है ना? दिख रहा है ये? हाँ, बड़ी yes, आसान सी sir. बात है। अब ये देखो, कितने बच्चों को दिख रहा है? ये तुम्हारा एक बचपन का ट्रिगो का फॉर्मूला बन गया। आई डोंट नो इफ यू हैव सीन दिस, हो सकता है तुमने बचपन में इसको देख लिया हो, बट ये ट्रिगो का फॉर्मूला है, प्योर ट्रिगो वन। के गोज फ्रॉम मल्टीप्लीकेशन कंटिन्यूअस है, देख लो एक बार, कंटिन्यूड मल्टीप्लीकेशन पाई बाय n, 2 पाई बाय n, 3 पाई बाय n, 4 पाई बाय n से लेकर n माइनस 1 पाई बाय n तक कंटिन्यूअस प्रोडक्ट, इसकी वैल्यू सीधे लिख सकते हो, और ये किसी भी n नेचुरल के लिए है। दिस इज ट्रू फॉर एनी नेचुरल n, दिस इज ट्रू फॉर एनी नेचुरल n। तो तुम n को 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो, 6 डालो, 11, 28, 30, 101, कुछ भी डालो, ये प्रोडक्ट का वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हो। तो ये थोड़ा सा ऐसी चीज है जो तुम ट्रिगो वन से करोगे ना तो इट विल टेक मंथ्स, बट अगर कॉम्प्लेक्स से कर लिया तो एक ही लाइन में फॉर्मूला आ गया, और फॉर्मूला आ गया तो फॉर्मूला ही चिपका देंगे, चलेगा क्या सबको? तो ट्रिगो वन का एक और फॉर्मूला डिराइव हुआ है। ऐसा नहीं है कि इवेंचुअली यही काम की चीज है। काम की चीज कौन सी थी इस पूरे डिस्कशन में? कौन सी काम की चीज थी? एक तो ये फैक्टराइज करके लिखना, 1 और 2 ये दोनों सेम ही बातें हैं, और फिर पूरा क्रक्स यहाँ पे आ गया, एक ट्रिगो का फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो इसमें काम की चीज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 है, और एक ये लास्ट वाला। तो ये बीच का जो ये एनालिसिस है ना, ये थोड़ा सा एनालिसिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट मैं डिराइव भी नहीं करूंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि सर डायरेक्टली लिख देते हो, बताते नहीं हो कुछ। तो देखो जरा, और ये भी बात है ना कि प्रूफ से अपन को काफी हद तक ये भी समझ आता है कि वर्किंग कैसे होती है। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा वर्किंग टाइप भी सिखा दिया कि ऐसी हरकतें कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। तो इसको छापो बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी छापो। Sir, won't there be a problem in division since we know z minus 1 is 0? Where, Ashutosh? You are talking about 2? यहाँ की बात कर रहे हो क्या? 2 में नहीं, 2 भी नहीं, इसके पहले ये वाला। Yes sir. अच्छा ठीक है, तू बोलना चाह रहा है कि सर अपन ने डिवाइड करा था assuming z was not 1 and then later on you put z is 1, यही बोलना चाह रहे हो क्या? No sir, but z to the power n equal to 1 है ना, तो सब z 1 ही होंगे ना। हाँ तो सर डिवीजन में प्रॉब्लम नहीं होगा? हाँ, तो वही, अरे तो मैं वही पूछ रहा हूँ। ऑल यू आर आस्किंग इज कि सर इट्स लाइक आपने यहीं पे z को 1 पुट करा है ना? हाँ यस सर। हाँ, तो अगर इस फॉर्मेट में तुझे z को 1 पुट करना है तो तू लिमिट पुट करेगा, पता है? ऑब्वियसली Okay, यहाँ पे z को कैसे 1 रखेगा?
तो अगर हाँ वो हाँ वैल्यू सर, निकालनी है ना तो यहाँ पे ये निकालना पड़ेगा, लिमिट z टेंडिंग टू 1 z रेज टू n माइनस 1 अपॉन z माइनस 1। और ये तो साफ दिख रहा है, याद आ रहा है, लिखो कि n होता है ना ये x रेज टू n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 n। यस सर। तो यहाँ पे लिमिट करके लिखना पड़ेगा, बट इवेंचुअली बात तो वही है, इवेंचुअली बात वही है, तेरा n ही आएगा। ओके सर, ओके। हाँ हाँ, ये छापो बच्चों। थोड़ा नीचे जाओ। एक सेकंड बस, ये बच्चों को लिख लेने दो थोड़ा सा, आराम से पढ़ लो, जस्ट ब्राउज थ्रू दिस ऑल्सो। लिख लिया हो तो आराम से पढ़ लो, ब्राउज थ्रू कर लो, देखो कुछ नहीं समझाओ तो बता दो। सर कृपया हल्का नीचे स्क्रॉल कीजिए ना। एक सेकंड रुक, वैसे लास्ट लाइन ही बच रही है, बस थोड़ा सा बच्चों ठीक है को सर। कॉपी कर लेने दो। ठीक है सर, कोई नहीं। चलो, अगर पहली बल्ला है ये ठीक है, बस ये लास्ट लाइन बस। Why does n need to be greater than 2? Because कविश अगर n 2 से बड़ा नहीं हुआ तो कोई मीनिंग ही नहीं है इतने एनालिसिस का। n को 1 डाल दिया, अगर n को 1 डाल दिया तो इसका तो पहली बात कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा। n को 1 ही डाल दिया तो n माइनस 1 तक की लिमिट है ना, ऐसे फॉर्मेट का मतलब ही नहीं है। और n को 1 डाला है तो यू आर जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन z इक्वल्स टू 1। तो z इक्वल्स टू 1 मतलब एक ही रूट है 1, तो 2 से स्टार्ट करो ना फॉर इट टू लुक समथिंग। हेलो सर। बोलिए। सर आपने n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 क्यों लिया, वापस बताओ। अच्छा तू बता क्या लूं, पहले ये तो बता तेरे हिसाब से क्या होना चाहिए। नेचुरल नंबर है ये तो समझा ना। यस हाँ, तो तेरे हिसाब से कहां से स्टार्ट करूं, 1 से? यस सर। 1 का कोई मीनिंग निकलेगा, सच बता, सोच के बता। अगर मैं इनको 1 ही ले लूं तो इट्स लाइक सेइंग 1 इक्वल्स टू 1, मतलब इनफैक्ट एलएचएस का कोई मीनिंग निकल रहा, k गोस फ्रॉम 1 से n माइनस 1। अब जब 1 n भी 1 ही है हाँ तो ये यस सर, लिमिट का समझ गया। कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है ना। यस एटलीस्ट 2 तो 2 नंबर तो लो यार, मतलब तभी तो कुछ बनेगा। z इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या हो गया, एक ही रूट है 1, तो उसका क्या एनालिसिस करूंगा मैं। जयशंकर मॉड इसलिए नहीं लिया, जयशंकर, क्योंकि सारे एंगल चेक कर, पाई बाय एन, 2 पाई बाय एन, अप टू n माइनस 1 पाई बाय एन, सारे एंगल्स पाई से छोटे हैं, सारे एंगल्स पाई से छोटे हैं, तो सारे साइन ऑलरेडी पॉजिटिव हैं, ठीक है, सारे साइंस ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो मॉडुलस लो नहीं लो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर हाँ बोलो। सर हमने एलएचएस को डिफरेंशिएट किया तभी हम लोग वो z इक्वल टू 1 डालेंगे, बराबर ना? नहीं, ये तो वैसा टाइप का है कि बस इससे एक फॉर्मूला आ रहा है इसलिए मैंने z इक्वल्स टू 1 पुट करा है। तो सर मैं लिमिट अप्लाई है 0 में से फॉर्म पाएगा ना, z इक्वल टू 1 डालेंगे। अगर सुन, मैंने उधर ध्यान ही नहीं दिया, इधर पुट करा मैंने इस वाले में। बट अगर इफ यू आर आस्किंग कि सर ऊपर वाले में क्यों, मतलब सिंस ये स्टेप और ये स्टेप सेम ही है, तो ऊपर वाले में z को कैसे 1 पुट करोगे, तो वो लिमिट हो जाएगा, लिमिट z टेंडिंग टू 1 दिस इक्वल्स टू लिमिट z टेंडिंग टू 1, तो इसका लिमिट निकलेगा। ओके, हाँ आपने सिंपलीफाई करके सब। हाँ, तो मैंने पहले सिंपलीफाई, लिमिट क्यों लगाऊं यार, ऐसे भी ट्रू है ना ये, ऐसे भी ट्रू है। हाँ हाँ
उल्टा। नेक्स्ट वाले समझ आ रहा है? देखो मैंने सारे जो nth रूट्स हैं, ऑल दी nth रूट्स, उनकी पावर पी कर दिया है, सबकी पावर पी। तो pth पावर्स करने के बाद अब सम निकाल रहा हूं मैं, तो इसका दो ही आंसर आता है, इसका दो ही वैल्यूज आता है डिपेंडिंग अपॉन p ऑब्वियसली। तो p अगर n का मल्टीपल है तो द सम बिकम्स n, और p n का मल्टीपल नहीं है तो ये पूरा सम हमेशा 0 रहेगा। मतलब जैसे मैंने p को डिसाइड करा p is 3, तो 1 की पावर 3, अल्फा की पावर 3, अल्फा इस की पावर 3 एंड डॉट डॉट अल्फा इज टू n माइनस 1 की पावर 3, 0। समझ रहे हो? 4, 5, 6, 7 सब 0, n या फिर 2n या फिर 3n, इस सब पे सम क्या बचेगा? n। तो देखो कैसे, आई थिंक बड़ा सिंपल सा है। अरे ये क्या हो गया, सॉरी। आई थिंक बड़ा सिंपल सा, ये देखो सीधा सा है। अगर p n का ही मल्टीपल है, इफ p इज लाइक लेट्स से 3n 4n 5n, तो ये तो 1 ही है। अल्फा की पावर p वो भी 1 बन जाएगा ना, क्योंकि p 3n है, तो अल्फा की पावर n जैसे ही बना 1, अल्फा स्क्वायर की पावर p सब 1 बन जाएंगे। दिख रहा है क्या? तो द एंटायर सम विल ऑलवेज बी 1 1 1 1 1 n, है ना? बट इफ p इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ n, अगर p n का मल्टीपल नहीं है तो इसका मतलब है ऑल दीज टर्म्स आर नॉट 1, ये 1 नहीं है। और ये 1 नहीं है तो फिर इनकी वैल्यूज कैसे निकालूं, ये सम कैसे निकालूं? ये देखो, अगर p n का मल्टीपल नहीं है तो कितने बच्चों को समझ रहा है कि ये तो gp का सम हो गया? देख लो एक बार, कितने बच्चों को दिख रहा है? ये gp है 1, अल्फा की पावर p, अल्फा की पावर 2p, अल्फा की पावर 3p, फलाना फलाना फलाना। तो gp का सम क्या होता है? कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1, दिस विल बी योर सम ऑफ द जीपी। बट कितने बच्चों को समझ रहा है? अबे ये टर्म तो 1 हो गया। फिर कितने बच्चों को बातें समझ आ रही है मेरी? बोलो। अगर p n का मल्टीपल नहीं है तो जीपी का सम लगा के इसको 0 कंक्लूड कर सकते हो, बट अगर p n का मल्टीपल है तो बाय डिफॉल्ट सारे 1 हो गए, 1 1 1 1 1, तो सबका सम n रहेगा। तो दिस एंटायर सम कैन ओनली बी आइदर 0 और n, प्रोवाइडेड सर ये जीपी का फॉर्मूला हम p इज इक्वल टू n के लिए क्यों नहीं यूज कर सकते? अरे जब सारे 1 1 1 1 है तो जीपी का फॉर्मूला कैसे लगाएगा? 1 1 हाँ 1 सॉरी 1 1 सॉरी 1 1। सॉरी, हाँ तो सारी टर्म्स कॉमन में तो रेशियो जीपी ही का 1 हो फॉर्मूला, जाएगा हाँ तो वो ठीक गड़बड़ हो है। गया ना, r-1 डिनोमिनेटर का कचरा हो जाएगा। हेलो सर। जी भैया जी। सर अल्फा रेस टू पी ब्रैकेट n सर वो कैसे बना है? अरे सम ऑफ जीपी r रेज टू n -1 अपॉन r-1, ये होता है ना सम ऑफ जीपी। यस सर। तो इस सीक्वेंस का कॉमन रेशियो देख क्या है? अल्फा रेज टू p ना, देखना सीक्वेंस को अच्छे से यस देखना, सर। पक्का ना? ये ऐसा दिखा रहा है सीक्वेंस, तो इसका कॉमन रेशियो क्या है? अल्फा रेज टू p। तो r की जगह रख दे अल्फा रेज टू p, उसकी पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन r-1। बट ये टर्म समझा 1 हो रहा है, क्यों? सर वही पूछ रहा था, वो वन कैसे? अच्छा अबे अल्फा रेज टू n रेज टू p लिख देना उसको, क्या है यार? अल्फा रेज टू n कितना होता है? हाँ सर 1 समझ। बस सिंपल, ठीक है, इजी, सुपर डुपर डुपर इजी। बट ये भी प्रॉपर्टी काम आ सकती है, इसलिए मैंने लिखा दी है। प्रॉपर्टी इतनी सी है, प्रॉपर्टी बस इतनी सी है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो काफी घमासान हो गया है, बट सुनो ये वाला भी काम आता है। ये देखो, दी nth रूट्स represent
vertices of a regular n-gon inscribed अरे in a unit circle centered origin। बड़ी ऑब्वियस सी बात है। देखो आपको गेस वर्क होने लगा होगा थोड़ा थोड़ा कि अच्छा ये ऐसा है, क्योंकि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट में भी किया था ऐसा। अपन ने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में देखा था ना, ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में भी सॉ द सेम एनालिसिस। ना चलो एनीवे, सो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ये देखो दिख ही रहा है। आई थिंक दिस इज प्रिटी एविडेंट कि क्या होने वाला है। ये देखो ये तुम्हारा रियल एक्सिस है मान लो, और ये तुम्हारा ओरिजिन है। तो तुम अपने सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मार्क करना स्टार्ट करो। 1 कहां पे आएगा? पॉजिटिव रियल एक्सिस पे है ना, पॉजिटिव रियल एक्सिस पे 1 आएगा। फिर उसके बाद अल्फा, थोड़ा ध्यान देखना, अल्फा कहां पे आएगा? अल्फा मतलब क्या होता है? अल्फा बेसिकली सिस ऑफ 2 पाई बाय n है। तो तुम्हें समझ आ रहा है इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, बट इंक्लिनेशन कितना है? 2 पाई बाय n। तो ऐसे छोटे से 2 पाई बाय n एंगल पे एक ऐसा वेक्टर बना दो, ये तुम्हारा अल्फा हो गया। चलेगा क्या? अल्फा स्क्वायर वो होता है सिस 4 पाई बाय n, तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है? 1, बट इसका इंक्लिनेशन क्या है? 4 पाई बाय n, मतलब 2 पाई बाय n एक्स्ट्रा। तो कितने बच्चों को फील आ गई कि अबे सब जब इक्वली स्पेस्ड हैं, 2 पाई बाय n 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 इक्वली स्पेस्ड हैं, तो कितने बच्चों को समझ रहा है कि यार ये तो पॉलीगॉन बनाएंगे, है ना? और लास्ट वाले पे भी आ जाओ, अल्फा रेज टू n माइनस 1, पूरा कंप्लीट बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है पॉलीगॉन? तो अल्फा रेज टू n माइनस 1 मतलब सिस ऑफ 2 टाइम्स n माइनस 1 पाई बाय n, ये होता है ना लास्ट वाला, जिसको थोड़ा सा अच्छे से लिखो तो ये 2n पाई माइनस 2 पाई अपॉन n, और 2n पाई को क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो बच्चों, सबसे लास्ट वाला बेसिकली ये 2 पाई माइनस थीटा, मतलब ये थीटा था और 2 पाई माइनस थीटा, मतलब एकदम परफेक्ट कंप्लीट हो गया ये एंड तक, एकदम एंड तक कंप्लीट हो रहा है बच्चों ये। तो पूरा का पूरा पॉलीगॉन बन रहा है जिसमें लास्ट वाला एंगल भी है 2 पाई माइनस 2 पाई बाय n, तो मतलब माइनस 2 पाई बाय n यू कैन से। तो अगर मैं सबको ऐसे बनाने जाऊंगा तो ये सारे के सारे वर्टाइसेस क्या बन रहे हैं? ये वाले, ये सारे वर्टाइसेस, इनको चेक करके मैं ऐसे अगर कनेक्ट करूंगा तो यू विल गेट अ रेगुलर पॉलीगॉन। समझ आ रहा है? एंड सो ऑन। तो यू विल गेट रेगुलर पॉलीगॉन जिसका सेंटर क्या होगा बच्चों? ओरिजिन, और रेडियस क्या है? 1, इस सर्कल के इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन क्योंकि सारे के सारे इक्वल एंगल हैं। ठीक है, और यहाँ से देखो अब इंटरप्रेट करना कितना आसान है, अब यहाँ से इंटरप्रेट करना कितना आसान है। डायग्राम तो बनाना काम की बात है। ऑल्सो दिस ऑल्सो इज प्रीटी यूजफुल। अल्फा और अल्फा रेज टू n माइनस 1 में कोई रिलेशन है क्या बच्चों? जल्दी बताओ। अल्फा और अल्फा रेज टू n माइनस 1, conjugates, वेरी गुड। अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा रेज टू n माइनस 2, तो conjugates, समझ आ रहा है? एक थीटा है तो दूसरा माइनस थीटा, ये थीटा दूसरा माइनस थीटा एंड सो ऑन। तो मिरर इमेजेस हैं तो सीधे सीधे बोल सकते हो दे आर कॉन्जुगेट्स। तो कितने बच्चों को चलेगा? अल्फा रेज टू k and alpha raised to n minus k are conjugates of each other. Is this okay? अल्फा और n minus 1, 2 और n minus 2, 3 और n minus 3, तो k और n minus k ये conjugates होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो ये हो गया अपना थ्योरी खत्म। इसका काफी ज्यादा थ्योरी था बट कराना भी था, तो इसको छाप लो। हाँ सर, फोर्थ में आपको p is equal to kn रहेगा, फिर n कैसे आया? n, अरे देखना अगर p n का ही मल्टीपल है, हाँ p सर। मान ले 3n है, तो सारे टर्म्स 1 हो जाएंगे ना, 1 तो 1 ही है, अल्फा रेज टू 3n। ओके ओके, यस सर, अंडरस्टूड। ओके, सब 1 हो जाएंगे, तो 1 + 1 + 1 इज n। यस सर एक बार थर्ड वाला प्रॉपर्टी रिवाइज करा दोगे? मेरे को समझ नहीं आ रहा कि n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ही क्यों होना चाहिए, इसमें मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है सर। यार
क्या नहीं, एक काम कर, आई एम डन एक्सप्लेनिंग, पहले तू मुझे बता तेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, ये तो बता मेरे को, पहले काउंटर एग्जांपल दे, व्हाट डू यू थिंक इट शुड बी? एक नेचुरल मेरे को नंबर लग है। हाँ हाँ बोलो। मेरे को लग रहा है कि वो n should be greater than or equal to 1. अगर मैं n को 1 डालता हूं तो ये इसका कोई मीनिंग निकलता है क्या? तो लोअरली ओके सर समझ गया, हाँ गॉट इट सर, दिख गया सर। बस बस, वन वन के लिए कौन एनालिसिस करेगा? इट्स लाइक सॉल्विंग दिस इक्वेशन, इसको मैं क्या घंटा सॉल्व करूं बता। z इक्वल्स टू 1 मतलब z इज 1, एक ही रूट है 1, तो n एटलीस्ट 2 से तो स्टार्ट करो, तभी तो कुछ मीनिंग बनेगा समेशन का और इस सब का, सीरीज का। मिनिमम 2 टर्म्स तो लाओ। तो ये छाप लो, और बच्चों में क्वेश्चंस दूंगा इस पे। बट यार ये, अरे यार, ऐसा ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए कि थोड़ा सा लेक्चर 15 मिनट एक्सटेंड होता है, क्योंकि किसी किसी दिन ऐसा, आप देखो हमने थ्योरी तो करा दी, और अब मैं क्वेश्चंस कैसे कराऊं आपको? और क्लास में क्वेश्चंस नहीं कर रहा हूं तो गड़बड़ हो जाती ना यार, कि मैं ऐसे आपको क्वेश्चन भी घर के लिए दे दूं तो आपके स्टार्टिंग के हो जाएंगे, फिर स्ट्रगल भी बहुत होगा। नहीं, गड़बड़ है यार। किसी किसी दिन ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा सा ज्यादा बड़ा लेक्चर मिल जाए। कोई कोई टॉपिक में प्रॉपरली क्लास में ही बैठ के सॉल्व करना पड़ता है, नहीं तो फिर वो फीलिंग नहीं रहती लाइफ की। चलो थोड़े क्वेश्चन देता हूँ, और थोड़े मैं नेक्स्ट लेक्चर खुद से कराऊंगा। इसको छाप लो आराम से, स्टार्टिंग के एटलीस्ट 3-4 सम्स तो तुम लोग कर ही लोगे, एटलीस्ट 3-4 सम्स तो तुम लोग कर ही लोगे। Wednesday evening class will be a doubt lecture or regular lecture? Let me confirm. भाव्या मेरे को सोच के बताने दो। मोस्ट प्रोबेबली अगर कॉम्प्लेक्स सॉल्व करके आ जाओगे तो कॉम्प्लेक्स के डाउट्स ले लूंगा मैं। मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी अ डाउट सेशन, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। चलो, तो मैं क्वेश्चन देता हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि पहले स्टार्टिंग से जहरीली ना दूं, कोशिश तो यही रहेगी। टेक डाउट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मैं आज भी थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूँ, पूरा होमवर्क ट्राई करके आ लेना, अपन डाउट्स कर सकते हैं वेडनेसडे। यस, चलो तो मैं स्टार्टिंग से दे रहा हूँ। इवेल्युएट क्या होता है? क्वेश्चन 1 इज इवेल्युएट ये तो अभी अभी डायरेक्टली होते जाएंगे आपके, मुझे चाहिए आप अब भी सॉल्व कर लो लेक्चर खत्म होने के पहले।
हाँ हाँ, स्टार्ट सॉल्विंग जयशंकर, करेक्ट, स्टार्ट सॉल्विंग अब भी के अब भी, ये तो हो ही जाएंगे। फिफ्थ पार्ट थोड़ा सा दुख देगा। सर सब क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ तो सेम है। नहीं, वापस ध्यान ओ से सॉरी देखो। सॉरी सॉरी। हाँ, सेम नहीं है। इसका एनीवे कोई एक बच्चा सिंसियरली फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दो बच्चों। एनीवे फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दो। क्वेश्चन 1 2 3। ठीक है, चलो। हाउ डू वी अप्रोच द फोर्थ सब क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन 1? जयशंकर थोड़ा सा यार देख, ऑफ कोर्स इसमें फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट अ कंटीन्यूअस प्रोडक्ट। कंटीन्यूअस प्रोडक्ट नहीं है ये, कुछ टर्म्स मिसिंग है। तो जो टर्म्स मिसिंग है उसका क्या करोगे सोचो। मतलब मैं हिंट दे दूंगा तो सॉल्व भी हो जाएगा। इफ द टर्म्स आर मिसिंग देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट? सोचो। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, कृष्णा सही है। और 201303 यस सही है। निशित वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मतलब वो समझ आ रहा है। करेक्ट, 201025 करेक्ट, वेरी गुड। तो मतलब आइडिया लग गया तुम लोग को, सही है। अंश अपन वैसे एमटी के डाउट्स भी ले सकते हैं वेडनेसडे। अंश चलेगा क्या? क्योंकि एक दो डाउट नहीं, काफी बच्चों को बहुत सारे डाउट्स होंगे। बट अगर ऐसे कोई एकदम बबलू सा डाउट है तो बोल दे ऐसे ही, मतलब। सर वही है बबलू सा। सर हाँ आंसर 2/7 आ रहा था हाँ, और इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था। इंटीजर टाइप में? हाँ सर। हाँ सर एक आया था ऐसे तो 2/7। फिर हम लोग फाइनल आंसर क्या डालेंगे? 0 पॉइंट? नहीं, वो तो फिर अगर क्वेश्चन इंटीजर टाइप है तो बोनस हो गया ना फिर तो। आर यू श्योर इंटीजर टाइप है कि न्यूमेरिकल टाइप था? न्यूमेरिकल टाइप। सर न्यूमेरिकल अच्छा, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल टाइप। तो कितनी वैल्यू आती है इसकी? सर इसकी आती है 0.285 डॉट डॉट डॉट। हम लोग को 285। 2 डिजिट तक डालना था। मैं एक सेकंड निकाल ही देता हूँ, एक सेकंड। अरे बट एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि लाइक मैं भूल गया हूँ, बट न्यूमेरिकल वैल्यू में बोलते क्या, वो प्योर राउंड ऑफ बोलते हैं कि कट करने के लिए बोलते हैं? Sir, they tell that you have to round off to 2 decimal places. राउंड ऑफ। तो मेरे हिसाब से 2/7 की ये वैल्यू आ रही है। तो राउंड ऑफ का लॉजिक तो ये बोलता है कि इसको ये कर दो, क्योंकि ये 7 का 6 बन जाएगा और 6 का 9 बन जाएगा, तो 0.29 टाइप।
लॉजिक तो ये बोलता है बट बाकी पता नहीं क्या दिया हुआ है। सर हमने 0.28 दी। तो उसने वो करा है, कट करा है, ट्रंक मतलब क्या बोलते हैं, ट्रंकेट। यस आशुतोष, सर ट्रंकेट कर राउंड दिया। ऑफ और ट्रंकेट दोनों लिखते हैं वो। यस सर, वो लोग इंस्ट्रक्शन में दोनों लिखते हैं। तो अगर राउंड ऑफ भी दिया हुआ तो आई थिंक 29 बन जाना चाहिए यार। मतलब आई एम नॉट श्योर, मतलब वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। मतलब आई विल हैव टू रीड द इंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वेश्चन। वो लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स फॉलो करते हैं कि अगर 5 के पहले इवन हुआ तो फिर वैसे का वैसे आ रहेगा आंसर, वैसा वाला फॉलो करते हैं। नहीं बट तो सर ने बोला था सही है। 5 के बाद डिजिट्स हुए तो फिर वो डायरेक्ट नेक्स्ट नंबर पर ही जाएंगे। ओके सर ने बोला था वो। मैं एक बार डिस्कस करके बताता हूँ बाकी टीचरों से कि इसका क्या होना चाहिए। मतलब मैं एक तो पहले वो भी देख लेता हूँ कि एग्जैक्टली उसने क्या लिखा है, फिर मैं देख लेता हूँ आंसर की क्या होनी चाहिए। उन्होंने दिया 0.29, नहीं उन्होंने वो लोग ने 0.28 दिया। मैं डिस्कस करके फिर अपडेट करता हूँ, ठीक है। लेट्स सी व्हाट अदर टीचर्स हैव टू से। एंड प्लस मैं एक बार इंस्ट्रक्शन भी देख लेता हूँ, अगर इंस्ट्रक्शन में कुछ गड़बड़ है तो देन इट शुड बी बोनस। यस, करेक्ट आंसर का रेंज होता है, नहीं यार आशुतोष, रेंज नहीं होता, ऐसे ही होता है, सेम टू सेम। मैं कंफर्म करता हूँ, लेट मी आस्क, आई शुड कंफर्म, लेट मी आस्क, ठीक है। लेट्स सी व्हाट अदर टीचर्स हैव टू से अबाउट इट। चलो मैं इससे ज्यादा नहीं दे रहा। तो ये अपन कहां तक आ गए? स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन ओके लेवल है, नॉट डिफिकल्ट। 5 और 6 थोड़े से अच्छे हो जाएंगे। इसके बाद जो जहरीले सब मैं आज नहीं दे सकता, नहीं तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आई थिंक इट विल बी वे टू मच। तो अभी मैं इतने क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसके भी फोटो खींच के डाल दो। बट मेक श्योर यू रिमाइंड मी दैट मुझे नेक्स्ट जो भी कॉम्प्लेक्स लेक्चर है उसमें मुझे और प्रैक्टिस देने हैं nth रूट पे, क्योंकि अभी तक अपन जहरीले लेवल पे नहीं गए। ये हो गया, दिस इज लाइक जेई मेंस प्लस जेई एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन है। बट अपन हमेशा अगर याद हो तो एक दो अपन एडवांस प्लस लेवल के क्वेश्चंस करते ही हैं हर टॉपिक पे। तो ये क्वेश्चन हो गया। चलो क्वेश्चन 1 का कितना डिस्कस करना है? क्वेश्चन 1 का कितना डिस्कस करना है? इसका आंसर आ गया? ये तो फॉर्मूला ही है, n को 11 डाल दो। हाँ निशित, क्वेश्चन 2 बाय एजीपी सही है। ये आ गया पीपल? यस, कैन नॉट गेट इजियर। -1 0, ये आ गया यस सर, ये भी डायरेक्ट है ना फॉर्मूला, n/2⁻n-1। इस अरे यार अब चलो छोड़ो, मैं जल्दबाजी नहीं करता हूँ, करके आओ। चलो इतना करके आओगे। और रुक जाओ, एक सेकेंड भागना मत, मेरे को होमवर्क दे लेने दो। तो वेडनेसडे अभी टेंटेटिवली मैं डिसीजन इस कि अपन डाउट्स करने वाले हैं, और कुछ एम्प्टी फैम्प्टी का पेपर डिस्कस करवाना हो तो करवा लेना, बट कॉम्प्लेक्स के डाउट्स करने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स का होमवर्क ऐड कर देता हूँ, अच्छे से ट्राई करो। पिछला तो पेंडिंग ही है, और मुझे पूरा भरोसा है बच्चों ने ढंग से किया नहीं होगा उसको। एमटी के चक्कर में सब बच्चे एकदम ऐसे हो जाते हैं यस कि पता नहीं क्या आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा पुराना वाला होमवर्क प्लस नया थोड़ा सा दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा भी नहीं दे रहा। बट कॉम्प्लेक्स की बुकलेट भी नहीं मिल रही। सेकंड, वेयर आर्ट थू? कहाँ गया? इलिप्स पर पहुंच गया मैं। अच्छा ग्रुप पे कभी पोस्ट ही नहीं हुई है बुकलेट, मारे रुको। So can you please send the booklet also on the group? हाँ अभी भेज देता हूँ मैं। 1 के 5th में we have to use symmetric distribution of sign। हाँ ब्रायन करेक्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड लास्ट, ऐसा टाइप का। करेक्ट ब्रायन। चलो मैं तो थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ। अब मुझे याद नहीं कि लास्ट टाइम क्या दिया था, तो हो सकता है रेपिटेशन हो जाए। आई थिंक ये तो मैंने दे दिया था इन चैप्टर 1
एंड इन चैप्टर 2 पूरा करने के लिए दे दिया था, है ना? सर आपने 1A का भी कुछ अच्छा खासा दे दिया था। हाँ, तो इन चैप्टर 1 एंड 2 तो पूरा करना ही था। इन चैप्टर नहीं 1 एंड 2 पूरा नहीं दिया था मैंने शायद। So 1, I think 1 to 17. 1 to 17 जैसा। नहीं, अब इन चैप्टर 1 एंड 2 पूरा कर सकते हो, करके आना। और इन चैप्टर को वो मत करना अंडर एस्टिमेट। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि इन चैप्टर मतलब सबसे बबलू सम्स, ऐसा कुछ नहीं है। फिर 1A में कहां से कहां तक कर सकते हो? 1A में 1 to 27, मतलब मैं ऐसे बता देता हूँ ना। 1A में यू कैन डू आई थिंक ऑल सम्स एक्सेप्ट लिख देता हूँ कि ये मत करना अभी, इस ये अपन थोड़ा सा और पढ़ेंगे। So in 1A Except- you gave 1 to 35 and then 48 to 56 or something. 34 दे सकता हूँ वैसे मैं। अभी वैसे 40 वाला नहीं, अभी 41 मत करो, पॉइंटलेस है। 42 मत करो, पॉइंटलेस है। उसके बाद अभी 46 में आपको नहीं करवाना चाहता। 46, 47 इनको छोड़ के पूरा 1A कर सकते हो, ठीक है? और नहीं, हाँ 1B में से भी आई थिंक थोड़े से दे सकता हूँ, आर्ग्यूमेंट वाले। क्वेश्चन 25 से लेकर क्वेश्चन 39 1B और 1C में 1 2 3 4 14 बस। चलो बहुत इतना, ठीक है? तो कोशिश करो कि ये वेडनेसडे तक हो जाए तुमसे अटेम्प्ट। वैसे काफी सारे आप लोगों ने कर लिए होंगे और ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल पे नहीं है, ठीक है? ओके, चलो तो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। आई शेयर द पीडीएफ विथ यू राइट अवे। तो आपके पास क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में ये 6 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और बाकी वेडनेसडे जो भी डाउट सेशन है ये डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अच्छे से जोर लगा दो, कॉम्प्लेक्स को अच्छे से करना है अपन को। ओके, बाय बाय।